दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटीज़ बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्पेशली सीटेट के लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ क्लास से। हम लोग सिक्स्थ से एट्थ क्लास तक के सारे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम इतिहास से शुरू करेंगे और इतिहास में हम कक्षा 6 से उसका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी पूरी सिक्स्थ क्लास की अलग हर सब्जेक्ट की और हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो देखने का ये फ़ायदा रहेगा कि आपको दोबारा से जो है वो समरी जाके अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी कि समरी अलग पढ़ो फिर उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। मैंने बहुत डिटेल में जो है वो चैप्टर की समरी पढ़ के हर एक कॉर्नर से उसका क्वेश्चन बना दिया, जिससे कि आपको समरी दोबारा से ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1000 साल पहले, दूसरा ऑप्शन है 9000 साल पहले, तीसरा ऑप्शन है 8000 साल पहले और पांचवा ऑप्शन है 5000 साल पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8000 साल पहले। ठीक है, मैं इसको एक बार मैप पे भी आपको समझा देती हूँ। तो जैसे कि आप इस मैप में ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको किरथार और सुलेमान पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये वही क्षेत्र हैं जहाँ से कृषि की शुरुआत हुई थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ, याद रखना है आपको, गेहूं और जौ सबसे पहले इस क्षेत्र में उगाया गया था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है हमारा वर्तमान वर्ष की गणना 2000 वर्ष पूर्व से करते हैं। यानी हम जो भी अभी वर्तमान ईयर है जिसकी जो गणना की जाती है वो 2000 वर्ष पूर्व से की जाती है। इस संबंध में आपको नीचे दो जो है वो कथन दिए गए हैं। आपको दोनों पढ़ के बताना है इन दोनों में से गलत कौन सा है। पहला कथन है, वर्ष की गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों को ईसवी पूर्व यानी बीसी के, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, दोनों गलत है, या इनमें से कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि इनमें से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, दोनों ही कथन सही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो भी आपको यहाँ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, अब जो है सीटेट में 2021 से जो भी पेपर हुआ था तब से सीटेट में मोस्ट ऑफ आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि पैटर्न चेंज हुआ है सीटेट का, और आपको जो एनसीईआरटीज़ है बहुत डिटेल में पढ़ के जानी पड़ेगी। इससे पहले जो था उसमें आपको सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन अभी 2021 से ये नया पैटर्न आया है कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट्स यहाँ बताई जा रही हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अतीत के लोगों के रहन सहन और उनके इतिहास का पता लगाने वाले उपागमों के संदर्भ में आपको दो कथन दिए हैं। बताना है आपको कौन सा सही है। पहला कथन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। दूसरा है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार शोध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं प्राचीन जो खुदाई वगैरह में निकलती हैं, उसकी स्टडी करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है, और जो इतिहास की स्टडी करते हैं उसको इतिहासकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? यानी गंगा और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, उन दोनों के जो क्षेत्र वो दोनों जो मिलकर बनाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है बज्जी, चौथा ऑप्शन है मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि मगध कहा जाता था। ठीक है, एक बार मैं इसको मैप पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये है, आपको गंगा नदी दिखेगी और ये है सोन नदी। तो ये सोन नदी यहाँ से जाती है और गंगा नदी भी मिल जाती है, और ये जो क्षेत्र मिलता है जहाँ ये दोनों मिलती हैं, इसको जो है प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। ठीक है,
लेकिन अभी हम कहें तो मगध को अभी वर्तमान समय में जो है वो बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोका का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन दो लिपियों में लिखा गया था? ऑप्शन एक है यूनानी और ब्राह्मी लिपि में, दूसरा है यूनानी और अरामाइक लिपि में, तीसरा है देवनागरी और तमिल लिपि में, चौथा है अरामाइक और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, जो कांधार से मिला है उसके बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी और अरामाइक लिपि में मिला है, जो कि कांधार से मिला है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 6। अतीत के अध्ययन के स्रोतों में अभिलेखों के संदर्भ में, यानी अभिलेखों के संदर्भ में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभिलेख संदर्भ वाला, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और बताना है कि तीन कथन में से कौन सा असत्य है। पहला है ऐसे लेख जो केवल धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं, यानी केवल धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उनको अभिलेख कहा जाता है। दूसरा है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, तीसरा आपका कथन है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों में राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण भी उत्कीर्ण करवाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा कि गलत कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कि ऑप्शन नंबर एक गलत है। गलत इसलिए है कि इन्होंने लिखा है कि अभिलेख केवल धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख जो है वो धातुओं पर तो किए जाते हैं, मतलब हर एक जो सख्त सतह होती है, जो कठोर सतह होती है, उस पर जो है वो अभिलेखों को उत्कीर्ण किया जाता है। चाहे वो कठोर सतह धातु भी हो सकती है, कोई लकड़ी भी हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है। ठीक है, कोई भी कठोर सतह पर लिखा गया जो लेख है वो अभिलेख कहलाता है। इन्होंने सिर्फ धातु पे कहा है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल सीटेट में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अभी एग्जाम में जाके देख लोगे अपने आप ही। ठीक है, नेक्स्ट है ये अभिलेख है इस तरह का जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जैसे ये पत्थर पे करवाया इन्होंने, या धातुओं में भी करवाते थे, उसका ये आप देख सकते हो यहाँ से। अगला है प्रश्न नंबर 7। पांडुलिपियों के, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपियां जो है उनके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बारे में बताया कि कौन गलत है, मतलब कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, ये आपको बताना है कि हाथ से लिखी गई पांडुलिपि कहलाती थी या नहीं। दूसरा है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला है। तीसरा ऑप्शन है पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी ऑप्शन है पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं, इसका कथन पहला भी सही है, जो हाथ से लिखी जाती थी पुस्तकें उसको पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा कथन जो है वो भी सही है, जिसमें कहा गया है कि पांडुलिपि जो है वो लैटिन भाषा के मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है हाथ, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है कि ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला जो भुर्ज नामक पेड़ था उसकी छाल पे भी लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि केवल जो है ये प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। ऐसा नहीं था कि केवल ये प्राकृत भाषा में ही लिखी जाती थी। ठीक है, ये जो लिपियां थी वो और भी अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती थी, जैसे संस्कृत में भी लिखी जाती थी, तमिल वगैरह में भी लिखी जाती थी। तो इसलिए ये इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ये है पांडुलिपियां। ठीक है, इस तरह से ये मतलब पेड़ की जो छाल होती थी या जो पेड़ के पत्ते वगैरह होते थे उस पर लिखी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th। निम्नलिखित का सुमेल करें, यानी आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ जो है वो मैच होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो आप यहाँ से सीधा मैच करके, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए कि हम डायरेक्ट इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के साथ जो है वो यहाँ पर से कौन सा जो प्रश्न है वो मैच होगा। ठीक है, फिर मगध है, फिर गारो पहाड़ियाँ हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा घाटी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो थी,
ये जो थी वो मतलब आरंभिक जो नगर थे उनसे मैच होती थी। मतलब सिंधु घाटियाँ जो थी यहाँ पर सबसे पहले जो नगर थे वो यहाँ बसे थे, जिसे हम कह सकते हैं कि 47,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, सॉरी 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, BC यहाँ पर ये आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गंगा घाटी। गंगा घाटी इसमें से किससे मैच होगा? गंगा घाटी होगा 2500 वर्ष पूर्व के नगर। सबसे पुराने नगर सिंधु घाटी वाले हैं, जैसे आपको पता ही सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है, तो ये 4700 BC पूर्व वाले हैं। फिर गंगा घाटी में नगर स्थापित हुए थे 2500 वर्ष पूर्व में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गारो पहाड़ियाँ। इसमें जो गारो पहाड़ियाँ थी इसका मैच होगा आरंभिक कृषि से, ठीक है, यहाँ पर आरंभिक कृषि हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मगध। ये पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। उसके बाद नर्मदा का जो है वो लास्ट ऑप्शन जो बचा, आखेटक और संग्रहण से मैच हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत देश के नाम के, यानी हमारे देश का नाम जो है वो कैसे पड़ा, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। पहला, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ठीक है, सिंधु को हिंदोस या इंदोस अथवा इस नदी के पश्चिम में स्थित भूमि को इंडिया कहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, सॉरी भरत नाम का, ठीक है, इसी भरत से ही भारत नाम पड़ा है भारत का। तो इस भरत नाम का प्रयोग जो था वो पश्चिम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। आपको बताना है दोनों में से सही कौन सा है। तो अगर हम लोग कथन नंबर 2 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि जो भारत था, जैसे कि आज हम भारत हमारे देश का नाम पड़ा, ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, उनके लिए प्रयोग किया जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है कि उत्तर पूर्व से आने वाले यूनानी ईरानी और यूनानी लोगों ने सिंधु को जो है, मतलब यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं आपको गलत दी हुई है। वैसे तो ये कथन सही है कि ईरानी और यूनानी जो लोग थे उन्होंने ही सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और इस क्षेत्र को जो सिंधु के आसपास था उसको उन्होंने इंडिया कहा, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक गलत है कि इन्होंने यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है। पश्चिम नहीं, यहाँ पर जो है वो इन्होंने पूर्व वाला जो एरिया था उसको इन्होंने इंडिया कहा था। जैसे मान लीजिए, ये मुझे मैप तो एग्जैक्टली नहीं आता, जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो ये इधर का एरिया जो है वो आपको देखिएगा दूसरी तरफ का, ये हो गया इधर पश्चिम का एरिया, इधर हो गया पूर्व का एरिया, ठीक है। तो ये जो पूर्व का एरिया है इस वाले क्षेत्र को इन्होंने इंडिया कहा था, लेकिन यहाँ पश्चिमी लिखा है, तो ये इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 10। भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक लोगों के रहन सहन के संदर्भ में, ठीक है, मतलब लोगों के रहन सहन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। अगला है दूसरा कथन, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की को खोजने की चाह में यात्रा किया करते थे, उत्सुकता बस, मतलब, ठीक है। लोगों के अगला तीसरा जो कथन है वो है, लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को कमजोर किया है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, ये तीसरा जो है वो कथन गलत है। पहला सही है क्योंकि लोग पहले जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते। इसके कई कारण थे कि मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते, कभी शिकारियों के पीछे जाते थे, कभी एक जगह पे अगर कोई फल फ्रूट जो भी खाने वाले खत्म हो गए या बारिश नहीं हो रही है तो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। और कई बार आपको पता है कुछ वनस्पति कुछ विशेष मौसम में उगती है, सर्दियों में कोई और वनस्पति उगती है, गर्मी में कोई, उस अकॉर्डिंग वो स्थान चेंज करते रहते थे। और कुछ लोग नए स्थानों की खोज की चाह में भी यात्रा करते थे। लेकिन तीसरा इन्होंने गलत लिखा है कि इसने, मतलब जो आवागमन ने हमारी परंपराओं को कमजोर किया है। कमजोर नहीं किया है, जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारी संस्कृति और ज़्यादा जो है मजबूत होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में नए तत्व जो है उसमें जुड़ते रहते हैं। तो इसलिए तीसरा जो है वो गलत है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शिलालेख किस पर लिखे जाते हैं?
शिलालेख जो है वो, जिससे आपको यहाँ पर सीधे सीधे पता लग रहा है कि शिलालेख का मतलब होता है शिलालेख, ठीक है। शिलालेख का मतलब, शिला का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर पर लिखा जो लेख है उसको बोलेंगे हम शिलालेख, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि शिलालेख किस पर लिखे जाते थे। पहला है भोजपत्र पर लिखे जाते थे, दूसरा है कपड़े पर लिखे जाते थे, तीसरा है कागज पर लिखे जाते थे और चौथा है पत्थर पर। तो आपको इसका अब तक आंसर पता चल गया होगा कि शिलालेख जो थे वो पत्थर पे लिखे जाते थे। शिला का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 12वां, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी सोन, मैंने जैसे कि आपको अभी सोन नदी के बारे में बताया था, ठीक है। एक मिनट, सोन सोन नदी के बारे में मैंने आपको भी दिखाया था मैप पे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ कुछ कथन दिए हैं, वो आपने बताने हैं। दोनों में से कौन सा गलत है। पहला कथन है, यह गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, मतलब सोन नदी जो है वो दक्षिण से जाकर उसमें मिलती है। दूसरा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। आपको बताना है इन दोनों में से गलत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी मैप पे समझाया था कि जो सोन नदी है वो दक्षिण से जाकर अदर गंगा में मिल जाती है, और उस क्षेत्र को मैंने आपको बताया था मगध कहा जाता था, जिसे अभी बिहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैप पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये है, ये सोन नदी दक्षिण से जा रही है देखो, और यहाँ मिल रही है, ये है आपकी यहाँ पर ये जा रही है गंगा, ठीक है। ये है सोन नदी, ये यहाँ मिल रही है जाकर, इस क्षेत्र को मगध कहा जाता था, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई आरंभिक नगरों के संदर्भ में, यानी जो शुरू के जो नगर थे उनके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही कथन है, ठीक है। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास गंगा और इसकी, मतलब जो आरंभिक नगर यानी जो सबसे पहले जो नगर शुरू हुए, सबसे मतलब जो अर्ली सिटीज थी, शहर, जो प्रारंभिक शहर थे, वो सबसे पहले जो है उनका विकास गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। दूसरा जो कथन है वो है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए नगर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए नगरों से काफी प्राचीन थे। तो बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी सही नहीं है। पहले कथन पे बात करते हैं। पहले में लिखा है कि आरंभिक नगरों का विकास गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, गलत। आरंभिक नगरों का जो विकास था वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया कि जो सिंधु में नगर विकसित हुए थे वो थे 4720 वर्ष पूर्व, ठीक है। और जो गंगा में विकसित हुए थे, गंगा में जो नगर विकसित हुए थे वो थे 2500 वर्ष पूर्व। तो यानी सबसे पहले जो शहर थे वो सिंधु में विकसित हुए थे, गंगा में बाद में विकसित हुए थे। तो जो सिंधु के नगर हैं वो गंगा के नगर से काफी ज्यादा प्राचीन है। पर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो गंगा में विकसित हुए थे, गंगा की नदी के किनारे, वो सिंधु नदी से प्राचीन है। चलिए, हम गलत आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा है कि रोसेटा किस शहर में जो है स्थित है। तो यहाँ इसका आपको आंसर बताना है। पहला है अफगानिस्तान में, दूसरा है पाकिस्तान में, तीसरा है ईरान में और चौथा है मिस्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में। रोसेटा शहर जो है वो मिस्र में स्थित है। मतलब मिस्र में यहाँ पर जो है वो स्त्री और पुरुष कई तरह की फ्रेम वाली तस्वीरें भी यहाँ पर बनवाया करते थे, जिनको कारतूस भी कहा जाता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्त्री और पुरुष यहाँ पर फ्रेम वाली तस्वीर बनवाया करते थे, जिसको कारतूस कहा जाता था मिस्र में। और यहाँ पर एक अज्ञात लिपि जो है वो मिली थी, जिसको अर्थ उसका निकाल दिया गया था। पर किस तरह से उसका अर्थ निकाला था वो मैं आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ। ये है, मतलब अलग अलग, जिस तरह से आप ये पिक्चर्स देख सकते हो, है ना ये। तो उन्होंने अलग अलग पिक्चर का अपना अलग अलग मीनिंग जो है वो निकाला है। ये वाली है, जैसे पहले उसका पी टी। तो इस तरह से लिपि का, इस तरह से ही जो इतिहासकार होते हैं लिपियों का अर्थ निकालते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आरंभिक मानव द्वारा उगाई गई गेहूं और जौ की फसलों के बारे में आपको जो है वो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। मैंने आपको भी मैप पे भी बताया था गेहूं और जौ किस क्षेत्र में उगाए गए थे। पहला कथन है, मनुष्य द्वारा आज से 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उगाने की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था। अगला स्टेटमेंट है, इन सेकंड, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र
उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां हैं। बताइए कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। पहला तो सही है कि 8,000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ को ही उगाया गया था। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने लिखा है गारो और विंध्य पहाड़ियों में उगाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं और जौ था वो गारो और विंध्य पहाड़ियों में नहीं, किरथार और सुलेमान पहाड़ियों में उगाया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था। तो इसलिए ये गलत हो गया बस। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 1 मिनट 16, शायद मेरे से मिस हो गया है एक नंबर। ठीक है, कोई ना, हम काउंटिंग छोड़ देते हैं। आंसर सबके ठीक होंगे, आप उसकी टेंशन ना ले। ठीक है, 17th क्वेश्चन है। 16th में से स्लाइड शायद बीच में से मिक्स हो गया, मतलब गायब हो गई, कहीं मिस हो गई। तो हमारा 17th क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में, विंध्य के उत्तर में, गारो हिल्स में, और लास्ट ऑप्शन हमारा सिंधु और इसकी सहायक नदियों के नदियों जो थी वहां पर सबसे पहले चावल को उगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सेकंड, कि जो विंध्य पहाड़ियां जो कि भारत में बीच में स्थित है, मध्य में। ठीक है, जो भारत में मध्य में पहाड़ियां स्थित हैं यहाँ पर, उसमें सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। और जहाँ मैंने आपको बताया कि इस एरिया में यहाँ सुलेमान और किरथार पहाड़ियां हैं, यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 18 प्रश्न, कि हमने ये मैच करने, ये भी बड़े क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म ऐसे पूछ ली जाती है पेपर में, तो ये मैच करने हैं हमने। ठीक है, पहला है बीसी का कौन सा होएगा इसमें से, एडी का कौन सा होएगा, सीई का कौन सा होगा और बीसी का क्या होगा। तो मैं सीधा इसका मैच करके बता देती हूँ, फिर आंसर हम मैच कर लेंगे। ठीक है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी का मतलब है एनु डोमिनी, और सी का मतलब है कॉमन एरा, और वीसी का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा। ठीक है, ए का हो गया, ये मैंने ऑप्शन थोड़े वो लिख दिए हैं। तो पहले का जो है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा पहले का डी। ठीक है, पहले का डी, एक इस वाले ऑप्शन में भी है पहले का डी। और सेकंड जो है वो हमारा उसका हो रहा है सी, सेकंड का सी हो रहा है हमारा, थर्ड का हमारा हो रहा है बी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ये आपको इनकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है, ये बुक में भी दिया गया है और यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, ये पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और मैच करके बता देती हूँ आपको। बीसी का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, एडी का हो जाएगा एनो डोमिनी, सी का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा, और बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये हमारे हुए, आज हमने अबाउट कोई 17 क्वेश्चन किए, क्योंकि 16 तो मेरे से बीच में मिस हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें से फिर भी मैंने हर एक उससे क्वेश्चन बना के जो है आपको 17 क्वेश्चन से पीपीटी में जो है वो करवा दिए हैं। तो आपको समरी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर पे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।